हेलो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आज हम इतिहास विषय का वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, जो दक्षिण भारत का इतिहास, जो इसके पहले आपके वीडियो में डाला जा चुका है। प्रमुख जो साहित्य की रचना की गई थी और उसके लेखक कौन कौन से थे, इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे राजनैतिक और आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। चेर, चोल और पांड्य जो राजा थे दक्षिण भारत में, तो आइए राजनैतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक जीवन पढ़ने से पहले वे तीनों कौन कौन से थे राजवंश। नंबर 1 पर था चेर राजवंश। नंबर 1 पर चेर राजवंश था। ये चेर राजवंश का जो बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था वह था सेनगुट्टवन। सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन जो था वह दक्षिण भारत के इतिहास में जो चेर, चोल और पांड्य जो राजा हुए थे, उसमें सेनगुट्टवन जो है शक्तिशाली सम्राट था चेर राजवंश का। दक्षिण भारत के इतिहास में इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उदयनजेरल एक और राजा था, उदयनजेरल। इसने क्या किया, उदयनजेरल के बारे में हम सभी जानते हैं कि उदयनजेरल जो था वह अपने राज्य में एक भोजन पकाने की वेधशाला बनाया था, उसमें भोजन पकाया जाता था। अपने राज्य में उसने एक भोजन या पाकशाला या भोजन पकाना और अपने राज्य में भोजन पकाने की एक शाला का निर्माण किया था। और उस राजा का नाम है चेर वंश के उदयनजेरल। उदयनजेरल के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के जो योद्धा थे, महाभारत की लड़ाई में जो सम्मिलित हुए योद्धा थे, उन योद्धाओं को उदयनजेरल जो सम्राट था चेर राजवंश का, वह भोजन कराया था अपनी पाकशाला में। लेकिन इसका जो स्पष्ट इतिहास कोई अभी तक प्राप्त नहीं है। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का मत है कि ये उदयनजेरल अपने भोजनशाला में उसको भोजन महाभारत के योद्धाओं को कराया था। ऐसा कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। वह भोजन को बनवा करके लोगों में वितरित करता था और महाभारत के जो वीर योद्धा थे उनको भी उदयनजेरल अपने पाकशाला में, जहां भोजन सामग्री तैयार होती थी, अपने यहां वो भोजन कराया था। और ये जो शक्तिशाली राजा सेनगुट्टवन था, इस सेनगुट्टवन को लाल चेर राजवंश का जो सेनगुट्टवन सम्राट था, उसे लाल चेर के नाम से भी जानते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा
राजवंश था जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था, तो इसका उत्तर होगा वह सेनगुट्टवन था, जिसे लाल चेर के नाम से भी उसको दूसरे नाम से जाना जाता था। और यह जो सेनगुट्टवन है वह चेर वंश का सबसे अधिक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था सेनगुट्टवन। और यह जो सेनगुट्टवन था, यह सम्राट उत्तर दिशा में चढ़ाई की और उत्तर दिशा में चढ़ाई करके गंगा की घाटी को सेनगुट्टवन पार किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चेर राजवंश के बाद चोल राजवंश। दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश। चोलों का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन से मिलता है। इसका जो उल्लेख है कात्यायन से मिलता है। चोल राजवंश का जो उल्लेख है वह कात्यायन से प्राप्त होता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह था चोल राजवंश का, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। और चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? वह धनुष था। चोल राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वह कात्यायन से मिलता है जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। और तीसरा जो राजवंश है पांड्य, पांड्य जो राजवंश है इसका प्रतीक चिन्ह जो है मछली था। ये तीनों आप सभी याद रखें। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष और चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ, पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली और चोल राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वह कात्यायन में उल्लेख मिलता है। इसके बाद चोल जो राजवंश था उसका एक महानतम शासक था जिसका नाम करिकाल था। चोल राजवंश का महानतम शासक करिकाल। करिकाल कौन था? करिकाल चोल राजवंश का, जिसका उल्लेख कात्यायन में मिलता है। चोल राजवंश का महानतम शासक करिकाल था। इसके अलावा जो तीसरा राजवंश आता है पांड्य राजवंश, तो जो पांड्य राजवंश है तीसरे नंबर पर जिसका प्रतीक चिन्ह मछली है, यह जो स्रोत है इसका प्रमुख, वह स्रोत क्या है? कहां से हमको पांड्य राज्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? वहां के राजाओं के विषय में कौन बताता है हमको? तो ये मेगस्थनीज बताता है। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका, मेगस्थनीज की प्रमुख पुस्तक इंडिका से हमको पांड्य राजवंश के विषय में, उनके राजाओं के बारे में और उनके संपूर्ण इतिहास के बारे में मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में बताता है।
पांड्यों का जो सबसे पहले उल्लेख है वह इंडिका में है। मेगस्थनीज के द्वारा रचित जो पुस्तक है उसने अपने विवरण में लिखता है कि जो पांड्य के राजा थे, पांड्य के राजा हेरावल की पुत्री का शासन था। जो पांड्य राजा थे उसमें हेरावल एक राजा था। इसी हेरावल की पुत्री का शासन यहां था, पुत्री का शासन था। पांड्य राज प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मदुरै इसकी राजधानी थी। जो पांड्य राजवंश था इसकी राजधानी कहां थी? मदुरै। मदुरै जो है वह पांड्य राजवंश की राजधानी थी। पांड्य राजवंश का स्रोत मेगस्थनीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका से प्राप्त होता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली है और हेरावल की पुत्री का शासन पांड्य राजवंश में था। इसके बाद पांड्य जो राजा थे वे राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार में लाभ मिलता था। पांड्य जो राजवंश था वे रोमन के साथ अपना व्यापार बढ़ाए। रोमन सम्राटों के साथ व्यापार किए। रोमन सम्राटों के साथ व्यापार किए। पांड्य की जो पहले प्रथम राजधानी थी कोरकाई थी। पांड्यों की प्रथम राजधानी, पांड्यों की जो पहली राजधानी थी वह कारकाई थी। कारकाई ये पांड्यों की प्रथम राजधानी। और आगे है इनके जो संगम काल के प्रमुख नगर थे वे कौन कौन से थे। जैसे एक नगर था पुहार। प्रमुख नगर में एक नगर था पुहार। पुहार ये संगम काल के प्रमुख नगर थे। और ये पुहार जो था वह क्या था? बंदरगाह था। रोमन के साथ, सम्राटों के साथ ये जब व्यापार करते थे तो पुहार जो उस समय का बंदरगाह था दक्षिण भारत के इतिहास में, तो पुहार जो बंदरगाह होते थे उसको पुहार के नाम से उसको चिन्हित करते थे। उरैयूर दूसरा है। उरैयूर उरैयूर क्या था? उरैयूर चोलों की द्वीपीय राजधानी और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। यहां उरैयूर में सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था ये। यहां सूती कपड़े बनाए जाते थे उरैयूर में। सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र उरैयूर। पहला है पुहार। पुहार जो है बंदरगाह होता था। उरैयूर में सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र होता था। इसके बाद कोरकाई। कोरकाई एक प्रमुख नगर था। कोरकाई ये राजधानी थी पांड्यों की। कोरकाई ये पांड्यों की राजधानी होती थी। पुहार बंदरगाह होता था। उरैयूर सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र होता था।
इसके बाद पांड्यों की द्वितीय राजधानी जो थी वो मदुरई, जो उत्तरी मदुरई था वह दूसरी राजधानी थी, द्वितीय राजधानी ये मदुरई थी। ये प्रमुख नगर हैं दक्षिण भारत के जिसमें पांड्यों का शासन था। इसके बाद कांची जो है पल्लवों की राजधानी थी। कांची ये भी प्रमुख नगर थे, ये पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांची, ये प्रमुख उस समय के नगर थे। इसके बाद मुसरी जो है ये चेर बंदरगाह था। मुसरी ये चेर बंदरगाह था। तो ये प्रमुख नगर थे। पुहार का मतलब बंदरगाह। उरैयूर ये संबंधित था सूती कपड़ों के उद्योग के लिए। कोरिकाई ये राजधानी पांड्यों की थी। मदुरै ये भी राजधानी दूसरी बार पांड्यों की। कांची पल्लवों की राजधानी और मुसरी चेर बंदरगाह ये प्रमुख नगर थे उस समय। और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन राज्यों को विभिन्न इकाइयों में वर्गीकृत किया गया था। इसे विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था। जैसे मंडलम पहले स्थान पर आता था। मंडलम क्या कहलाता था? मंडलम जो था वह पूरा संपूर्ण राज्य जो होते थे उन राजवंशों के उसे मंडलम कहा जाता था। इसके बाद मंडलम से नीचे नाड ये प्रांत होता था, राज्य होता था। जैसे आपका भारत है, एक देश है, तो मंडलम उस समय था। पूरा संपूर्ण राज्य मंडलम कहलाता था। प्रांतों को नाड कहते थे और जो बड़े गांव होते थे उसको उर कहते थे। उर तीसरे स्थान पर उर। ये प्रमुख नगर या जो गांव होते थे उनको उर कहते थे तीसरे नंबर पर। फिर अगले चौथे नंबर पर सिरैयूर जो छोटा गांव होता था। सिरैयूर ये छोटा गांव होता था। छोटे गांव को सिरैयूर कहते थे। अगला मुदूर जो अति पुराना गांव हो जाता था उसे मुदूर, पुराने गांव को मुदूर कहते थे। मुदूर ये पुराना गांव। सिरैयूर छोटा गांव। उर प्रमुख नगर या गांव। नाड प्रांत। मंडलम पूरा राज्य, संपूर्ण राज्य। इसके बाद पट्टिनम तटीय शहर। तटीय शहर उसे पट्टिनम कहते थे। इसके बाद साले को
प्रमुख सड़क कहते थे। जो मेन सड़क होती थी उसे साले कहते थे। प्रमुख सड़क वह साले कहलाता था। उसके बाद तेरू, तेरू प्रमुख गली होती थी। गलियों को तेरू कहते थे। और उसके बाद पेडियल, पेडियल ये सार्वजनिक स्थान होता था। सार्वजनिक स्थान को पेडियल कहते थे। मंडलम, मंडलम जो है वह संपूर्ण राज्य होता था। दूसरे नंबर पर नाडु, ये प्रांत कहलाते थे। जो राज्य होते थे छोटे उनको नाडु कहते थे। उर को प्रमुख नगर या गांव कहते थे। सिरयूर को छोटा गांव कहते थे। मुदूर को पुराने गांव, पट्टिनम को तटीय शहर, साले को प्रमुख सड़क, तेरू को प्रमुख गली और पेडियल को सार्वजनिक स्थान कहते थे। अब देखते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या रही होगी उन राजाओं के। सामाजिक स्थिति उन राजाओं के प्रमुख जो सामाजिक स्थितियां थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति यह थी कि इसमें जो सांस्कृतिक तत्व थे, इन सांस्कृतिक तत्वों का जो समन्वय बहुत अच्छा था। सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय, सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय, सांस्कृतिक तत्वों का बहुत अच्छा समन्वय था उन राजाओं में। उसमें जो संगम युग थे वे 4 वर्णों में विभक्त थे, 4 वर्णों में बांटे हुए थे। पहला जो वर्ण था अरसर था। पहले वर्ण को अरसर कहते थे। अरसर जो है ये क्या कहलाते थे? उस समय के जो शासक होते थे, पहला वर्ण या पहला जो वर्ण था अरसर कहलाता था। अरसर का मतलब जो शासक होते थे उन राज्यों में उसको कहते थे। अंडनर, दूसरे नंबर पर अंडनर। अंडनर जो है ये ब्राह्मण को कहते थे। तीसरा 4 वर्गों में विभाजित था। तीसरा जो है बेनिगर था। बेनिगर जो है वह वाणिज्य होता था, सामानों को क्रय करना विक्रय करना उनका काम था। इसके बाद बेलाल, बेलाल या बेलाल, बेलाल यह कृषक होते थे। ये 4 वर्ण बटा हुआ था, 4 वर्ण में विभाजित था। याद रखिए कि उनकी सामाजिक स्थिति को, सामाजिक स्थितियों में जो सांस्कृतिक तत्व थे उसके सांस्कृतिक तत्व का समन्वय बहुत अच्छा था। अरसर ये जो राजा होता था, जो शासक होता था उसको अरसर कहते थे। अंडनर, अंडनर जो है वो ब्राह्मण को कहते थे। वेनिगर ये बणिक होता था, सामानों का क्रय करना विक्रय करना व्यापार करना। चौथा बेलाल जो कृषक होते थे उसको वेलाल कहते थे। सामाजिक स्थितियों में
कुछ कारीगर जो है खेती और मजदूर का काम भी करते थे, जैसे चमड़े का व्यापार करते थे, पशु की खाल निकालते थे या चर्म का कार्य करते थे। पुलैयन एक नाम आता है, पुलैयन। पुलैयन जो था वह बाढ़ का चारपाई बनाता था, रस्सी की चारपाई बनाता था, रस्सी की चारपाई बनाता था, रस्सी की चारपाई का निर्माण कराता था, उसको पुलैयन कहते थे। एनियर एक एनियर नाम आता है, एनियर यह शिकारियों को कहा जाता था, शिकारियों को एनियर कहते थे। पुलैयन, पुलैयन जो है रस्सी की चारपाई बनाता था। मरुवर, मरुवर जो है धनी यमन लोगों के निवास के स्थान को बताता है। करिकाल ने एक कवि को ₹16 लाख दान में दिया था, पुरस्कार दिया था करिकाल ने। करिकाल ने 16 लाख रुपए दान में दिया था। ₹16 लाख दान में दिया था। इसके अलावा समाज जो है उसमें अंतर जाति विवाह होते थे, समाज में अंतर जाति विवाह होते थे। अंतर जाति विवाह का प्रचलन समाज में था। उसके अलावा संगम युग में हम देखते हैं कि तीव्र विभिन्नताएं थीं। संगम युग में तीव्र विभिन्नताएं थी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद आर्थिक जीवन, उसके आगे के वीडियो में आपको मैं लेकर के आऊंगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को आप